Hello and welcome back to Blade Learner K12. So this is Ayush and we are back again with some more set of questions for class 12 political science chapter first, that is challenges of nation building. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एक MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो भी सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, MCQs को डिस्कस करते हैं और ना केवल MCQs को सॉल्व किया जाता है यहाँ पर, बल्कि उनके आसपास के जितने भी टॉपिक्स होते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। राइट एंड यहाँ पर आपको एक सेशन में 20 MCQs का सेट मिलता है। राइट उनमें हम लोग उन MCQs को हम लोगों ने 3 सेट में डिवाइड किया हुआ, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड एंड लेवल थर्ड, जिसमें लेवल फर्स्ट में सबसे आसान सवाल होते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं। लेवल 2 एंड लेवल 3 में थोड़ा सा टफनेस इंक्रीज होता हुआ जाता है। राइट एंड अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हालांकि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो इन चीज़ों को। राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। और आपको बता दूं कि अगर आप लाइव वीडियो में जुड़े हुए हो, अगर आप प्रीमियर होते समय इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइव चैट में आप आंसर दो, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चन नंबर के साथ आप ज़रूर आंसर दें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को प्रीमियर होने के बाद, इट मीन्स अपलोड होने के बाद देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आंसर दो। सही और गलत होना दैट इज़ अनदर थिंग, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। राइट एक्सप्लेनेशन में आपको इस वीडियो में तो बता ही रहा हूँ। राइट आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है उन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली उन क्वेश्चंस को चेक करता हूँ, देखता हूँ, और अगर कोई दिक्कतें होती हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं वहीं पर आपको उस चीज़ के बारे में जवाब देता हूँ। राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और स्टार्ट करेंगे हम लोग 21st क्वेश्चन से, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर रखा है, तो पुराना वीडियो है उसको भी आप देख सकते हो। राइट इससे पहले हम लोगों ने उस वीडियो को अपलोड कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के पहले प्रश्न से, जो कि इस चैप्टर का 21st नंबर क्वेश्चन है। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु वाज नॉट कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द मर्जर एग्रीमेंट ऑफ मणिपुर। निम्नलिखित में से मणिपुर का विलय समझौता करने से पहले किससे परामर्श नहीं लिया गया था? आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ मणिपुर, लीडर्स ऑफ कांग्रेस और इज इट लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत सरकार, मणिपुर के राज्यपाल, कांग्रेस के नेता या फिर विधानसभा। सो जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर में राजा थे बोधा चंद्र सिंह जी, जो आखिरी राजा थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको साइन कर लिया था। उसके बाद फिर एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू हुआ था और लोगों के प्रेशर में आकर उन्होंने जून 1948 कब जून 1948 में उन्होंने वहाँ पर एक तरह से कह सकते हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड इलेक्शन कंडक्ट करवाया था, और भारत का पहला पार्ट बना था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड इलेक्शन करवाया था। तो ये भी चीज़ याद रखोगे, हालांकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो उसके हिसाब से क्या डिसाइड हुआ कि मणिपुर क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पर राजा भी होंगे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट होंगे, वहाँ पर एक स्टेट असेंबली होगी और वहाँ पर लोग चुने जाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि भारत की सरकार ने उन पर प्रेशर डाला और मणिपुर के जो राजा थे, ठीक है, बोधा चंद्र सिंह जी, उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर लिया, ठीक है, बिना जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लोगों से सलाह मशवरा किए हुए। क्योंकि मणिपुर में हाल कुछ ऐसे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट पर साइन हो, तो इस कारण से वो लोग इस बात के विरोध में थे। एंड वैसे भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कियल सिस्टम में हो तो आपको एटलीस्ट असेंबली से पूछ कर आपको ज्वाइन करना चाहिए इंडिया को। राइट लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे साइन करवा लिया मर्जर एग्रीमेंट पे, और इसके रिपरकशन आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी मणिपुर में एक तरह से कह सकते हो कि लोग विरोध करते हैं इस चीज़ का, आज भी वहाँ पर सेसरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं। एनीवे इस चीज़ के बारे में आप याद रखोगे। फिर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और मर्जर एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा, लेकिन फिर भी आपको बता दो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब आप साइन करते हो ना, इसका मतलब आप टोटली आप इंडिया के पार्ट नहीं बने हो, आपको हो सकता है कि आपको ऑटोनॉमी भी दी जा सकती है, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते थे ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट, तो उनका जो डिफेंस वाला मसला है, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन वाला मसला है, वो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, बाकी चीज़ों में ऑटोनॉमी मिल जाती है। लेकिन अगर आपने मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी तरह से इंडिया के पार्ट बन गए, आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें माननी पड़ेगी। तो ये होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मणिपुर में ये चीजें करी गई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा नहीं गया था, तो इस कारण से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे प्रश्न की ओर। द स्टेटहुड ऑफ पंजाब केन, मतलब पंजाब को राज्य का दर्जा कब मिला?
1964, 1965, 1960 और इज इट 1966? देखिए इस चैप्टर के आखिरी में ना एक बॉक्स दिया गया है, एक येलो कलर का बॉक्स होगा, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और एक चार्ट बना लीजिए कि कौन से स्टेट को स्टेटहुड कब मिला था। राइट, तो यहाँ पर पंजाब की जहां तक बात करूँ तो देखिए पंजाब के साथ क्या हुआ था। ठीक है, पंजाब के साथ क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिसमें भारत में बहुत सारे चेंजेस करे गए थे, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। उसमें पंजाब की बारी नहीं आई। दरअसल उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या हुआ था कि पेप्सू जो एरिया था, पेप्सू इट मीन्स पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसको पंजाब के साथ मिक्स कर दिया गया था। यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं हो रहा है, इसको मिक्स कर दिया गया था। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो हिमाचल वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाके, उसको एक यूटी का दर्जा दे दिया गया था, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। कब? 1956 में। उसके बाद 10 सालों के बाद पंजाब को एक तरह से कह सकते हो बाइफर्केट किया गया, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना दिया गया और जो हिंदी बोलने वाले थे उनको लिए हरियाणा बना दिया गया। ठीक है, ये चीज़ है। और इसी साथ आप कह सकते हो कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, उसको एक यूटी का दर्जा दे दिया गया। तो ये पूरा आपने समझ लिया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में उसमें क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश को एक यूटी का दर्जा मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद 1966 में पंजाब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पंजाब और हरियाणा, और चंडीगढ़ को साथ ही साथ यूटी बना दिया गया। उसके बाद जो आता है 1970 का साल, उस साल एक एक्ट पास होता है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंगली हिमाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और हिमाचल प्रदेश को एक तरह से आप कह सकते हो कि यूटी से स्टेटहुड मिल जाती है 1971। एक्ट पास हुआ था 1970 में, लेकिन 1971 आप कहोगे उस साल हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अब स्टेट बन गया, 18वां स्टेट बनता है। तो ये चीज़ है, तो इसका सही जवाब बनेगा 1966, बिकॉज पंजाब का जो एक तरह से कह सकते हो स्टेटहुड कब मिला, 1966, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नागालैंड कब स्टेट बना, व्हेन डिड नागालैंड बिकम ए स्टेट? 1964, 63, 60 और इज इट 66? 1964, 63, 60 या 66? कौन से साल में नागालैंड को स्टेटहुड बनाया मिला था? राइट, तो इसका सही जवाब होगा 1963। तो ये आप याद रखोगे कि बहुत सारे चेंजेस करे गए थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जिसमें नागालैंड को 1963 में स्टेटहुड मिला था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विच 2 स्टेट्स वेर क्रिएटेड इन 1960? इनमें से किन 2 राज्यों का गठन 1960 में किया गया था? बिहार एंड झारखंड, महाराष्ट्र एंड गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, और इज इट मध्य प्रदेश एंड गुजरात? तो देखिए अभी हम लोगों ने पंजाब और हरियाणा के बारे में बात करा कि ये 1966 में हुआ था, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बिहार और झारखंड की जहां तक बात है ना, तो ये 15 नवंबर 2000, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मैंने बता दिया कि 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात, तो ये देखिए सही नहीं है, बिकॉज गुजरात मध्य प्रदेश का पार्ट कभी था ही नहीं और मध्य प्रदेश से अलग हुआ ही नहीं। दरअसल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए बॉम्बे स्टेट हुआ करता था एक जमाने में। बॉम्बे स्टेट को 1960 में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया और गुजराती वाले जो इलाके थे, गुजराती बोलने वाले जो लोग थे, उनके लिए गुजरात बना दिया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिकॉज 1960 में बॉम्बे स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात में बदल दिया गया था या उसमें डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नॉट डिवाइडेड इनटू द कम्युनल जोन्स? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शहर सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित नहीं था? अमृतसर, कलकत्ता, लाहौर या बॉम्बे? ठीक है, अमृतसर, कोलकाता, लाहौर और बॉम्बे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सिटीज कम्युनल जोन में डिवाइड नहीं था। तो देखिए अगर आप बात करोगे कि इंडिया के डिवीजन के समय में, तो ये पंजाब वाले इलाके और इधर बंगाल वाला जो इलाका था ना, यही सब ज़्यादातर प्रभावित थे। वहीं पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। ठीक है, अलग अलग धर्मों के जो लोग थे वो एक दूसरे से भिड़ रहे थे। तो अमृतसर में बिल्कुल था, कोलकाता में भी बिल्कुल था, लाहौर में भी बिल्कुल था, बॉम्बे वो पार्ट नहीं था। बॉम्बे अगर आप देखोगे तो ये वाला इलाका हो गया, तो वहाँ पर कम्युनल जोन्स में डिवाइडेड नहीं था वो क्षेत्र। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि अमृतसर, कलकत्ता और लाहौर तीनों ही जगह कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो चुके थे, तीनों सिटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं था। राइट, तो आई होप आप सभी लोगों ने जवाब दिया होगा, और हाँ, सभी लोग जरूर अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया इन 1951। 1951 में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी? देखिए आज़ादी के बाद सेंसस जो है 1951 में ही हुआ था पहली बार। सो आपको पता होगा कि हमारे देश में सेंसस 10-10 सालों में होता है। 1951 के सेंसस के हिसाब से मुस्लिम्स की जनसंख्या कितनी पता चली थी कि भारत में कितनी है? अराउंड 12%, 15%, 20% और 43% की, लगभग 12%, 15%, 20% और 43%। तो आपको बताना है कि 1951 में मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी थी भारत में। तो एक फैक्चुअल सवाल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1951 में भारत में कितने मुस्लिम। 12%, ठीक है। ऐसा नहीं था कि भारत से सारे मुस्लिम चले गए पाकिस्तान। देखिए मुस्लिम्स की जनसंख्या अभी भी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के 12% थी। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, वेयर वॉज गांधी जी ऑन द डे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? भारत की आज़ादी के दिन गांधी जी कहाँ थे? आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कलकत्ता, नवाखली, दिल्ली और इज इट बॉम्बे? ठीक, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोलकाता। देखिए गांधी जी उस समय बंगाल के दौरे पर थे और उन इलाकों में थे जहां पर सांप्रदायिक हिंसा काफ़ी ज़्यादा विकट रूप उसने अख्तियार कर लिया था। तो उन इलाकों में जो दंगे हो रहे थे उसको शांत करने के लिए गांधी जी वहां पर गए थे, ठीक है। लोगों के बीच में पारस्परिक सौहार्द को स्थापित करने के लिए, इवन की जो इंडिपेंडेंस का डे था उन्होंने फास्ट भी रखा हुआ था एंड बहुत सारी चीज़ें थी। लोगों ने कहा था कि आप जश्न नहीं मनाएंगे, तो फिर गांधी जी जवाब दिया था कि दरअसल ये जश्न का माहौल है वो तो ठीक है, लेकिन एक पार्टीशन का तो दंश झेलना पड़ रहा है ना। तो इस कारण से वो चीज़ें थी। तो गांधी जी कहाँ पर थे उस समय में? कलकत्ता में थे। दरअसल वो एक दौरे पर थे कि भारत में जहाँ भाई हिंसा हो रहे थे, सांप्रदायिक हिंसे हो रहे थे, उनको कम करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोलकाता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, द इशू ऑफ डैश was resolved after plebiscite confirmed people's desire to join India। मतलब एक जनमत संग्रह के बाद, लोगों की भारत में शामिल होने की इच्छा की पुष्टि के बाद कौन से इलाके के मुद्दे को हल किया गया था? दरअसल इसको अगर आसान भाषा में कहते तो प्रश्न पूछा गया था कि कौन से क्षेत्र में जो एक तरह से कह सकते हो कि उसका जो प्रॉब्लम था उसको प्लेबिसाइट के थ्रू सॉल्व किया गया था। कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर या हैदराबाद? तो देखिए अगर आप देखोगे इस चीज़ को तो इसका सही जवाब होगा गुजरात का एक छोटा सा इलाका जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या हुआ था कि जूनागढ़ के जो रूलर थे वो दरअसल इंडिया के पार्ट नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं बनना चाहते। तो वहाँ पर एक जनमत संग्रह करवाया गया, प्लेबिसाइट करवाया गया। प्लेबिसाइट मतलब लोगों से आप पूछ रहे हो, ठीक है, लोगों के हाथों में डिसीजंस को लेने की शक्ति आप दे रहे हो। तो लोगों से पूछा गया तो लोगों ने ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम इंडिया की यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फाइनली जूनागढ़ को इंडिया के साथ ज्वाइन करवा दिया गया था, ठीक है। तो जूनागढ़ का जो प्रॉब्लम था ना उसको सॉल्व किया गया था प्लेबिसाइट थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज द लार्जेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर या हैदराबाद? सबसे बड़ी जो प्रिंसली स्टेट थी इनमें से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की अगर बात करें तो वो सबसे बड़ा था प्रिंसली स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हैदराबाद की अगर बात करें तो वहाँ के रूलर सबसे एक तरह से कह सकते हो दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आते थे एंड सबसे जो लार्जेस्ट एरिया था वो हैदराबाद का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं और यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जरा आपसे कि वॉज द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद के जो लास्ट निज़ाम थे, लास्ट रूलर थे, उनका नाम क्या था? मीर उस्मान अली खान, मीर महबूब अली खान, सलाबत जंग या फिर मीर निज़ाम अली खान? देखिए हैदराबाद को स्थापित किया था जो नवाब मुल्क थे, आसफ जाह फर्स्ट थे, उन्होंने स्थापित किया था और उसके बाद पूरा एक निज़ाम का लीनियर चला और जिसके आखिरी निज़ाम है उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। दरअसल ये जो निज़ाम थे ना वो भारत के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। तो फाइनली फिर इंडियन आर्मी यहाँ पर एंटर होती है और यहाँ पर चलता है ऑपरेशन पोलो और इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी यहाँ पर एंटर होती है और फाइनली हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना दिया जाता है, राइट। इसका सही जवाब होगा कौन थे रूलर? आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान, और ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सनों की लिस्ट में थे उस जमाने में, राइट। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर और लेवल 2 का सबसे पहला सवाल है। यहाँ पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें आपको कंसिडर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि नागपुर सेशन ऑफ 1920 रिकॉग्नाइज द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। मतलब 1920 के नागपुर अधिवेशन ने भाषाई सिद्धांत को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में मान्यता दी।
दूसरा स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब औपनिवेशिक शासन के दौरान राज्य की सीमाएं भाषाई आधार पर खींची जाती थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज 1920 में जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, नागपुर सेशन हुआ था, उसमें ये चीज़ें डिसाइड करी गई थी कि जब भी भारत आज़ाद होगा तो हम लोग क्या करेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों को विभाजित करेंगे और राज्यों का गठन करेंगे। एंड इवन कि उस समय पे भी जो प्रोविंशियल कांग्रेस की कमिटीज थे उनका गठन भाषाई आधार पर किया गया, रादर कि अंग्रेजों के जो खींची हुई रेखाएं थी या डिवीजन था उसके आधार पर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना जो प्रोविंशियल कांग्रेस की कमेटी होगी ना उसको भाषाई आधार पर बनाया। उसी समय से ये चीज़ें निकल के आई थी कि भाषा के आधार पर ही डिवीजन होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि कॉलोनियल रूल के समय जब ब्रिटिश इंडिया था उस समय में स्टेट की बाउंड्री लिंग्विस्टिक बेसिस पर खींची जाती थी, नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो अगर आप देखोगे स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहा है। अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पर खींची जाती थी तो ये करने की ज़रूरत है क्या पड़ी, कांग्रेस को ऐसा कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है क्या पड़ती। ब्रिटिशर्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर स्टेट की बाउंड्रीज को डिमार्केट करते थे, या फिर प्रिंसली स्टेट का कौन सा एरिया उस हिसाब से, या फिर जिस एरिया को उन्होंने एनेक्स कर लिया उस हिसाब से बाउंड्रीज डिसाइड होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1905 में जब बंगाल का डिवीज़न हुआ था लॉर्ड कर्जन के अंतर्गत, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के हिसाब से हमको बंगाल को डिवाइड करना पड़ रहा है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल करना पड़ रहा है, राइट। हालांकि उसके हिडन मोटिव तो यही थे कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो एक तरह से और जो रिफ्ट है उसको और इनक्रीज़ किया जाए और एक तरह से उनके बीच में तनाव लाया जाए, वो उनका मेन मकसद था। ठीक है, और या फिर किसी एरिया को उन्होंने नेक्स्ट कर लिया उस हिसाब से उनकी बाउंड्री बन जाती, तो कोई लैंग्वेज बेसिस नहीं था अंग्रेजों के समय में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही बनता है, ओनली फर्स्ट, राइट। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं, लेवल 2 के अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अगेन आपसे 2 स्टेटमेंट कंसिडर करने के लिए पूछे जा रहे हैं। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1956। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1956 में बनाया गया था या गठित किया गया था। दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 24 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वेर क्रिएटेड। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 24 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सो ओनली 1, ओनली 2, बोथ और नन। तो देखिए अगर आप देखोगे ना कि पहला स्टेटमेंट कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड 1956, तो ये गलत है, बिकॉज स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ना 1953 में बनाया गया था। ठीक है, 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, वो हुआ था 1956 में। ठीक है, एक्ट पास हुआ था 1956, कमीशन बना था 53 में, और इस कमीशन को हेड कर रहे थे फजल अली। इस कारण से इसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं हम लोग। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये 1953 में अपॉइंट किया गया था। उसके बाद है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 24 स्टेट एंड 6 यूटीज वर क्रिएटेड। देखिए 6 यूटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 24 स्टेट है, गलत। 14 स्टेट्स, ठीक है, 14 स्टेट्स है। अभी मैंने आपको बताया था जब हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो बताया था कि हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था इंडिया का। तो 24 स्टेट अगर उसी समय बन गए तो फिर उसको 71 में बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती। तो यहाँ पर ये 24 गलत है, यहाँ पर क्या होगा 14 स्टेट। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जब ये चीज़ें निश्चित हो गई कि भाषा के आधार पर आप बना सकते हो, उसके बाद एक्ट पास किया गया तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है, आंसर बन जाता है आपका डी, नन ऑफ द अबव, राइट। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैड अ नेगेटिव इफेक्ट। ये सैम्पल पेपर का आपका सवाल है, सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज किया गया, कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग वॉज रियलाइज, कि सत्ता के बंटवारे की अवधारणा को साकार किया गया। द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन वॉज एक्सेप्टेड, मतलब भिन्नता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अ यूनिफॉर्म बेसिस वॉज फाउंड फॉर द डिमार्केशन ऑफ द स्टेट, राज्यों के सीमांकन के लिए एक समान आधार पाया गया। या फिर मूवमेंट स्टार्टेड इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेपरेट स्टेट। सो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पहला है कि सत्ता के बंटवारों की अवधारणा को साकार किया गया। तो पावर शेयरिंग करी गई, ये बिल्कुल सही है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, कि पावर शेयरिंग करा गया अलग अलग भाषाई क्षेत्रों के लोगों के बीच में। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एक्सेप्ट किया गया कि हर एक भाषा अपने आप में अलग होता है और उसके अंदर में भिन्नता होती है, तो उनके लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म बेसिस भी मिल गया कि आप स्टेट को अगर डिमार्केट करना है, उसकी बाउंड्री को डिमार्केट करना है, तो ये बेसिस मिल गया कि भाषा के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। दरअसल डी वाला जो ऑप्शन है ना, वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था दरअसल, कि जब भाषा के आधार पर स्टेट्स का डिमार्केशन होने लगा तो बहुत सारे एरियाज़ में डिमांड शुरू होने लगी। ठीक है, आज भी बहुत सारे जगहों पे डिमांड उठती है, कहीं पर सौराष्ट्र बनाने की डिमांड उठती है, कहीं पर विदर्भ बनाने की डिमांड उठती है। ठीक है, फिर आप यूपी में आओगे तो पूर्वांचल जैसे स्टेट और भी कई सारे स्टेट बनाने की डिमांड उठती है। बिहार में आओगे मिथिलांचल जैसे एरियाज़ के लिए अलग स्टेट बनाने की डिमांड आती है। तो अलग अलग जगहों पर, छोटे छोटे जगहों पर ना, हर एक लैंग्वेज वाले कहते हैं कि हमारे लिए अलग स्टेट बना दो। तो ये प्रॉब्लम वाला सीन हो गया इंडिया के साथ, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट आप कह सकते हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि जब स्टेट्स बनाए जाने लगे लैंग्वेज के आधार पर तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट यही देखने को मिला कि छोटे छोटे जो एरियाज थे वो भी डिमांड करने लगे कि हमारे लिए एक अलग स्टेट बनाया जाना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, मैं बार बार इस पर एम्फेसिस डालता हूँ कि आपको ये देखना है कि गलत पूछा जा रहा है या करेक्ट वाला पूछा जा रहा है। ऐसा मत आप कर दीजिएगा एग्जाम में कि पूछा जा रहा है इनकरेक्ट और आप करेक्ट वाले ऑप्शंस को टिक करके आप आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ तो इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अराउंड 80 लाख पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, मतलब लगभग 80 लाख लोग नई सीमा के पार चले गए। इट वॉज एन आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ये दो राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। इट लेड टू वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लान ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, इसने जनसंख्या के सबसे बड़े नियोजित हस्तांतरण में से एक को जन्म दिया, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो पार्टीशन के समय में करीब 80 लाख पीपल माइग्रेट किए थे। बिल्कुल सही बात है, 8 मिलियन के आसपास लोग एक इलाके से दूसरे, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में, मतलब बॉर्डर्स के अक्रॉस पार्टीशन उनका हुआ था, उनको माइग्रेट करना पड़ा था हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था। करीब 80 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे, वो माइग्रेट किए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि ये टू नेशन थ्योरी का ही परिणाम था, ये भी सही है कि जिस टू नेशन थ्योरी की पुरजोर वकालत मुस्लिम लीग करी थी, सो उसी का परिणाम है कि भारत दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट लेड टू वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लान्ड ट्रांसफर। नो माय डियर फ्रेंड्स, प्लान ट्रांसफर नहीं था, दरअसल कोई एजेंडा ही नहीं, कोई तैयारी नहीं थी कि दरअसल किस प्रकार से लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करेंगे, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे। इसका कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। लोग अपने आप से ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। यार बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये जो मेरा एरिया है ना, ये हिंदुस्तान में पड़ेगा या पाकिस्तान में पड़ेगा। ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ठीक है, ना पुलिस को कुछ पता है, ना आर्मी को कुछ पता है, ना गवर्नमेंट को कुछ पता है। राइट, कोई इसके लिए अरेंजमेंट नहीं किए गए, तो कोई प्लानिंग नहीं करी गई थी। बस केवल इंडिया को बांट दिया गया दो देशों में। राइट, सो आप कह सकते हो कि ये सबसे बड़ा अनप्लान्ड, सबसे एब्रप्ट, मतलब सबसे खराब, सबसे वायलेंट ट्रांसफ़र था पॉपुलेशन का। जितने भी नोन हिस्ट्री है हमारे, जितने भी इतिहास को हम लोग जानते हैं, तो उनमें से सबसे भयानक ये माइग्रेशन था लोगों का। ठीक है, तो ये प्लान तो बिल्कुल नहीं था, तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन सी, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। राइट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अगेन आपके सामने दो स्टेटमेंट है, आपको कंसिडर करना है कि करेक्ट कौन सा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। मतलब यह तय किया गया था कि पाकिस्तान में दो क्षेत्र होंगे, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है कि खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। खान अब्दुल गफ्फार खान पूर्वी पाकिस्तान के एक प्रमुख नेता थे। तो अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट को तो आप पाओगे कि पहला स्टेटमेंट जो है ना, वो बिल्कुल सही है। बिकॉज हिंदुस्तान का जब पार्टीशन हुआ ना, तो उस समय पाकिस्तान वाले जो इलाके थे ना, तो पाकिस्तान कैसे बनाया गया कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे। सो अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट साइड में भी था और ईस्ट साइड में भी था, बंगाल वाला, मतलब ये पंजाब और NWFP वाला जो इलाका था उस साइड में भी मुस्लिम बहुल इलाके थे, और बंगाल वाला जो ईस्ट बंगाल वाला इलाका था वो भी। तो दोनों को बना दिया गया। सोचो कितना बेतुका सा है कि दो साइड में रहेंगे देश और बीच में भारत रहेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में बेतुका डिवीजन था। एनीवे, पाकिस्तान को दो पार्ट में, मतलब आप कह सकते हो कि इनके दो टेरिटरी होंगे, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा होगा ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और बीच में भारत होगा। तो ये चीज़ें निश्चित करेगी, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। खान अब्दुल गफ्फार खान इस एरिया से बिलोंग करते थे। नो माय डियर फ्रेंड, वो इस एरिया से नहीं थे, दरअसल वो पठान थे और इस एरिया से बिलोंग करते थे, NWFP वाले इलाके से बिलोंग करते थे। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, NWFP से।
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते थे एंड वो ऐसे लीडर थे जो कि नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो और वो इंडिया के पार्ट रहना चाहते थे, बट उनकी बात सुनी नहीं गई और वो पाकिस्तान में चीज़ें शामिल कर दी गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान के लीडर नहीं थे, दरअसल वो NWFP से बिलोंग करने वाले लीडर थे और उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि लेवल 3 का सवाल है, 36 नंबर क्वेश्चन, असर्शन रीजन का सवाल है। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद अनलिस्ट पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज राजाकार्स ऑन द पीपल। हैदराबाद के निज़ाम ने लोगों के विरुद्ध राजाकार के नाम से जाने जाने वाला एक अर्ध सैन्य बल लगाया। रीजन है पीपल मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द निज़ाम रूल। निज़ाम के शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया गया था। सो अगर आप हैदराबाद की बात करो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ के निज़ाम भारत के पार्ट नहीं बनना चाहते थे, ठीक है, दरअसल वो आज़ाद रहना चाहते थे और जो लोग थे वो तो त्रस्त थे, चाहे वो महिलाएं हो, पीजेंट्स हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो सभी लोग भारत के पार्ट बनना चाहते थे और निज़ाम से तंग आ चुके थे। तो उन सबको दबाने के लिए दरअसल निज़ाम ने क्या किया, एक रजाकार नाम की एक फोर्स तैयार करी, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स तैयार की कि जो भी विरोध करेगा ना निज़ाम के शासन का उनको दबाएंगे। और उन्होंने क्या किया, राजाकार ने जो भी नन मुस्लिम्स थे उनको मारना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से उनको लूटपाट मचाई, बहुत सारे जितने भी गलत कार्य हो सकते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। सो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि पीपल मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द निज़ाम रूल। ये भी बिल्कुल सही है कि निज़ाम के रूल के खिलाफ एक पीपल मूवमेंट जन आंदोलन शुरू हो गया था। राइट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे ही दोनों स्टेटमेंट सही होता है COD ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो अगर आप फिर रिलेशन बिठाने की कोशिश करोगे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने राजाकार की आर्मी इसलिए बनाई क्योंकि वहाँ पर एक पीपल मूवमेंट शुरू हो गया था, तो बिल्कुल सही बात है, रिलेशन भी बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप बिकॉज लगा के देखोगे, ठीक है, तो ये पता चलेगा कि हाँ राजाकार को इसलिए ये सारी चीज़ें शुरू करी गई क्योंकि पीपल मूवमेंट चल रहा था अगेंस्ट द निज़ाम रूल। तो ये सही है। तो अगर ये सही बैठता है, रिलेशन सही बैठता है, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी और फाइनली फिर इंडियन आर्मी एंटर करती है और फिर हैदराबाद इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 37 नंबर प्रश्न है। इसमें अगेन assertion रीजन का सवाल। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर कंट्री। आज़ादी के बाद भारत कई छोटे देशों में विभाजित हो सकता था। क्या ये सही है? देखते हैं हम लोग। रीजन है द प्रिंसली स्टेट्स वेर गिवन ऑप्शन टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड। मतलब रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या यदि वो चाहे तो स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। तो अगर आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखोगे ना, आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में ज़रूर देते रहे। सो स्टेटमेंट फर्स्ट देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस के बाद हो सकता था कि भारत बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये ऑप्शन दिया था देशी रियासतों को। कितने देशी रियासत थे? 565। उनको ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। तो ये पॉसिबल था कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए 565 जो प्रिंसली स्टेट है वो अगर सोचे कि हमें तो ये ऑप्शन मिला है ना कि इंडिपेंडेंट रहने का, तो वो सारे अगर इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर लेते हैं, तो ये आज जो इंडिया को इतना यूनाइटेड देख रहे हो, ये जो मैप देख रहे हो, इतना बड़ा एरिया है, वो नहीं होता। दरअसल छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता है यूनाइटेड इंडिया। और दरअसल ब्रिटिशर्स की तो यही पॉलिसीज थी ना कि कभी भी यूनाइटेड इंडिया एग्जिस्टेंस में ना आ सके। तो ये पॉसिबल था कि इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड हो सकता था, ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिए गए थे। वही तो रीज़न में भी कहा जा रहा है कि प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिए गए थे। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मतलब स्मॉलर कंट्रीज़ में इसलिए डिवाइड हो सकता था इंडिया कई पार्ट्स में बिकॉज प्रिंसली स्टेट को ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो अगर ऐसा है तो फिर आपका आंसर ए बैठता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सो 38 नंबर क्वेश्चन है कि अगेन असर्शन रीजन का प्रश्न है कि पाकिस्तान बिकेम एन इस्लामिक स्टेट वाइल इंडिया हिंदू स्टेट। रीजन कहा जा रहा है कि मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ईच रिलीजन इक्वली। कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य बन गया जबकि भारत एक हिंदू राज्य। कारण बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेताओं का मानना था कि भारत को प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो अगर आप ये देखोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना कि राष्ट्रीय आंदोलन के ज़्यादातर जो लीडर्स, हालांकि कुछ लीडर्स थे वो जो चाहते थे कि इंडिया में
जो हिंदू हैं उन्हीं के लिए देश होना चाहिए और उनको ज़्यादा पावर्स या राइट्स दिए जाने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो ये कहते थे कि भारत में क्या होना चाहिए कि सभी रिलीजन के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। भारत को कैसा देश बनाना चाहिए? सेकुलर देश बनाना चाहिए, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अधिकांश नेता चाहते थे कि यहाँ पर क्या हो कि भारत क्या कैसा देश है? भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है, तो यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला अगर असर्शन देखोगे तो उसमें लिखा हो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन गया और इंडिया एक हिंदू स्टेट बन गया। तो पाकिस्तान तो जरूर बना एक इस्लामिक स्टेट, आज भी वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं बना था। ठीक है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट बना था और यही सारी चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उसमें इंश्राइन किया गया, उसमें डाला गया ये जो फंडामेंटल से सेकुलर स्टेट के। तो इंडिया एक हिंदू स्टेट नहीं बना बल्कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट बना। तो पहला जो असर्शन है वो गलत है। जैसे ही असर्शन आपका गलत होता है तो आंसर आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सीधा और सीधा ऑप्शन सी आपका आंसर, जिसमें भी असर्शन इनकरेक्ट है वो दिया हुआ है, तो वो चीज़ आपका आंसर बन जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। 39th क्वेश्चन है कि आंध्र स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1953। आंध्र राज्य की स्थापना 1953 में हुई थी। रीजन कहा जा रहा है कि इट वाज अ रिजल्ट ऑफ विशाल आंध्र मूवमेंट लेड बाय पोट्टी श्रीरामुलु। यह पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में विशाल आंध्र मूवमेंट का परिणाम था। सो आंध्र स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1953। यस, करेक्ट। आंध्र स्टेट दरअसल जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस था उसमें से तेलुगु वाले जो इलाके थे उनको अलग करके एक आंध्र स्टेट बनाने की डिमांड थी, जो कि फाइनली उसमें जो लीड कर रहे थे वो थे पोट्टी श्रीरामुलु। और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनका निधन हो जाता है, जिसके कारण से लोग उग्र हो जाते हैं, पुलिस और लोगों के बीच में झड़पें होती हैं। फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने दिसंबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया और अक्टूबर 1953 में एक सेपरेट आंध्र स्टेट बना दिया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पोट्टी श्रीरामुलु ने विशाल आंध्र मूवमेंट को लीड किया था और उसी का परिणाम है आंध्र प्रदेश बना। तो अगर इस तरीके से बनता है रीजन तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। राइट, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। 40th नंबर क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का प्रश्न है कि प्रिंसली स्टेट वेयर अंडर द ब्रिटिश सुजरेनिटी। प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश सुजरेनिटी के अंदर में थे, मतलब रियासतें ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन थी। रीजन कहा जा रहा है कि प्रिंसली स्टेट वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि रियासतें सीधे ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में थी, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। तो अगर आप असर्शन को देखोगे कि प्रिंसली स्टेट वेयर अंडर द ब्रिटिश सुजरेनिटी, सुजरेनिटी मतलब होता है सोवरेनिटी का उल्टा, अपोजिट। सोवरेनिटी मतलब आप स्वतंत्र हो और सुजरेनिटी मतलब आप उसकी आधिपत्य में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद वाला इलाका हो गया, ठीक है, या फिर मान लो ट्रावनकोर वाला इलाका हो गया, या मान लो जूनागढ़ हो गया, तो प्रिंसली स्टेट थे। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ के जो रूलर होंगे, या नवाब होंगे या राजा होंगे, महाराजा होंगे, जो भी होंगे, वो अंदर में होंगे ब्रिटिशर्स के। उन्होंने ब्रिटिश सुजरेनिटी को ही स्वीकार कर रखा होता है, लेकिन उनको क्या होता है, उनको अपने इंटरनल मामलों को देखने की छूट मिली होती है। ठीक है, मान लीजिए कि हैदराबाद का निज़ाम था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हैदराबाद के जो भी इंटरनल अफेयर्स होंगे उसको निज़ाम ही देखेगा, उसमें ब्रिटिशर्स वहाँ पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। राइट, लेकिन उसने हैदराबाद के निज़ाम ने ब्रिटिश सुजरेनिटी को स्वीकार कर रखा है, उसने डोमिनेंस स्वीकार कर रखा है, उसने ये मान रखा है कि हम ब्रिटिशर्स के अंदर में ही। और प्रिंसली स्टेट जो होते थे ना, वो डायरेक्टली कंट्रोल होते थे, नहीं, इनडायरेक्टली कंट्रोल होता था। वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल वहाँ के राजा या रूलर या सुल्तान के या निज़ाम के अंदर में होता था। ठीक है, नवाब के अंदर में होता था। वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था ब्रिटिशर्स का, वहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था। तो ये जो रीज़न है वो आपका गलत हो जाता है, और जैसे ही रीज़न गलत होता है आपका जो आंसर है वो आसान हो जाता है बनाना, क्योंकि रीज़न जहाँ पे इनकरेक्ट है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, और इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट थे? 565 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको इन सेशंस के PDF चाहिए, उनका कंपाइलेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। राइट, सारी मटेरियल, सारे नोट्स, सारे PDFs एंड डाउट्स भी आप वहाँ पर पूछ सकते हो। वहाँ पर आपके जो पीयर्स होंगे वो उसका जवाब दे देंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम लोग वहाँ पर एक्टिवली आंसर देते ही हैं। एंड अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो देन आप ड्राइव लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी नोट्स को, इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड थैंक यू सो मच।